क्या है ट्रेड बाज़ूका। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेड बाज़ूका की। 2 दिन पहले खबर आई थी, ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया था यूरोप के देशों पर, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली पर और भी देशों पर, और भी 7 देशों पर टोटल टैरिफ लगाया था। लेकिन यह टैरिफ फ्लोर तक नहीं पहुंच पाया, इसे पहले ही हटा दिया गया और रीज़न है ट्रेड बाज़ूका। तो यूरोप, जैसा कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनका संघ है यूरोपीय यूनियन, तो उनका एक लॉ है ट्रेड बाज़ूका कहा जाता है जिसे। तो आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरीके से यूरोपीय देशों की खिल्ली उड़ाई, उसी से साफ हो गया कि वे इन्हें कितनी अहमियत देते हैं। इसी बैठक से यूरोप को एक अहम सबक भी मिला कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जब तक आप जिससे किसी पर डिपेंड रहोगे, आप उसके गुलाम बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दावोस ने यूरोप को सिखाया कि जब सभी देश मिलकर सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करते हैं तो बड़े देशों के दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। ट्रंप ने जब इन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो यूरोप ने अमेरिका पर ट्रेड बाज़ूका लगाने की धमकी दी। इसका मतलब साफ था कि यूरोप भी पूरी ताकत से जवाबी आर्थिक कदम उठाने के लिए तैयार है। आखिरकार दुनिया को टैरिफ से डराने वाले ट्रंप को यूरोपीय यूनियन EU के 27 देशों के आगे झुकना पड़ा और 10% टैरिफ रोक दिया गया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी नरमी बरती और कहा कि इस पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने यूरोपीय देशों पर जो 10% टैरिफ लगाया था, उससे भी वह पीछे हट गए हैं। और ये 10% टैरिफ इसलिए लगाया था कि ट्रंप ने कहा था कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, तो फ्रांस, जर्मनी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से बयान आए थे कि यह सरासर गलत है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और 2 नाटो देश अगर आपस में ही लड़ेंगे तो नाटो का मतलब ही क्या, नाटो ख़त्म हो जाएगा। अब जानते हैं आखिर ये ट्रेड बाज़ूका क्या है और आखिर ट्रंप पीछे क्यों हटे। ट्रेड बाज़ूका दरअसल यूरोपीय यूनियन EU का एक खास प्रकार का कानून है जिसका असली नाम है एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट। इस कानून का मकसद यह है कि अगर कोई देश EU या उसकी कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाए, जैसे टैरिफ लगाकर धमकाना, तो EU उसके जवाब में सख्त आर्थिक कदम उठा सके, जैसा कि ट्रंप ने किया भी। इसके तहत EU उस देश के सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकता है, उसकी कंपनियों को EU के सरकारी टेंडर से बाहर कर सकता है फुल्ली बैन। उस देश के निवेश पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यानी कि अगर यूरोपीय यूनियन चाहे तो अपने 45 करोड़ लोगों वाले बड़े बाजार का दरवाज़ा ही बंद कर सकता है। इससे सामने वाले देश की कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर यह कदम उठाया गया तो इससे अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका और EU का व्यापार देखें तो 81 लाख करोड़ का कुल ट्रेड है और जिसमें से 30 लाख करोड़ अमेरिका से EU को निर्यात किए गए हैं। वहीं 50 लाख करोड़ EU से अमेरिका को निर्यात किए गए हैं। और अमेरिका EU को ज़्यादातर पेट्रोलियम, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एयरक्राफ्ट बेचता है। वहीं दूसरी तरफ EU को देखें तो मोटर वाहन, मोटर पार्ट्स, मशीनरी और रासायनिक पदार्थ। चीन के खिलाफ बने कानून से अमेरिका को डराया गया है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि यह कानून ट्रेड बाज़ूका चीन के खिलाफ बनाया गया था, पर इसे अमेरिका के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2021 की बात है, यूरोपीय देश लिथुआनिया ने ताइवान को अपनी राजधानी विल्नियस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की इजाज़त दे दी। इससे चीन नाराज़ हो गया
उसे लगा कि लिथुआनिया ताइवान के इंटरनेशनल दर्जे को बढ़ावा दे रहा है। चीन ताइवान को अपनी एक प्रांत मानता है, क्योंकि मानता आ रहा है। ऐसे किसी कदम को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानता है। इसके बाद भी चीन ने लिथुआनिया और इससे जुड़े ईयू सामानों के व्यापार को रोक दिया। यूरोपीय यूनियन को इस घटना से सीख मिली। उसे लगा कि कोई भी बड़ा देश भविष्य में इसी तरह उसके सदस्य देशों या कंपनियों पर दबाव बना सकता है, और इसी को देखकर ट्रेड बाजूका बनाया गया। साल 2021 में एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट्स कानून को बनाने की शुरुआत हुई, ताकि अगर कोई देश व्यापार या निवेश के जरिए यूरोप पर दबाव डाले तो ईयू उसके खिलाफ सख्त आर्थिक कदम उठा सके। दिसंबर 2023 में यह कानून बनकर तैयार हो गया और अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉर्ट में देखें तो ईयू का कानून है जिसे के तहत वो सदस्य देश या कंपनी पर दबाव बनाने वाले देशों के साथ व्यापार को रोक सकता है। फुल्ली ब्लॉक मतलब आपका इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में हो या किसी कंट्री का इन्वेस्टमेंट आप में, दोनों चीज़ें थम जाएंगी। और इसका इस्तेमाल होने वाला था अमेरिका पर। सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लग जाएगी, सरकारी टेंडर से बाहर हो जाएंगे आप, कोई डील नहीं, जो भी डील होगी वो रोक दी जाएगी। विदेशी निवेश पर पाबंदी लगा दी जाएगी। 45 करोड़ कस्टमर वाला ईयू बाजार बंद कर दिया जाएगा उस कंट्री के लिए जिसके ऊपर ट्रेड बाजूका लगा है। क्यों बना था कानून? तो चीन से सबक लेकर यह कानून बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका के लिए किया जा रहा है, जो कि सही है। कोई तो चाहिए अमेरिका को नहीं दिखाने के लिए। ट्रेड बाजू का नाम फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने दिया था। लागू होने में कम से कम 6 महीने लगे और डर दिखाना मकसद इस्तेमाल आखिरी विकल्प है, कि अक्सर होता है आखिरी विकल्प। मिलकर लड़ें तो बड़े देशों से लड़ा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देशों की सीमाएं और उनकी आज़ादी यूरोप की सोच की बुनियाद है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी प्रजाति भी एक सोच की बुनियाद ही है। यह समझ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी, जब बड़ी ताकतों की जमीन हड़पने की जिद की वजह से लाखों लोग मारे गए, और यही एक टाइम पर यूरोप के समय में भी हुआ। उस अनुभव से यूरोप ने सीखा कि छोटे देशों को बड़ी ताकतों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है सब मिलकर एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करें। यही देखकर नाटो बनाया गया। आज यूरोप को फिर से बड़ी ताकतों की बढ़ती जिद का सामना करना पड़ रहा है, और एक ही है, वो है अमेरिका। रूस तो सिर्फ एक छलावा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, रूस की तरफ नज़रिए से सही है, क्योंकि रशिया की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, जबकि पहले वह खुद यूक्रेन की आज़ादी को मान चुका है और अब भी मान्यता देता है, लेकिन यूक्रेन में नाटो सेना का यूक्रेन में आना स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड अपने कब्जे में देने की बात कर रहा है, जबकि डेनमार्क यूरोप और नाटो का भरोसेमंद साथी है और सदस्य भी है। यूरोप के लिए अपनी सीमाओं और अपनी आज़ादी की रक्षा सबसे अहम है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यूरोपीय संघ और नाटो दोनों ने यह बात साफ कर दी है। भले ही आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियम और पुराने समझौते कमज़ोर पड़ते दिखे, लेकिन यूरोप के लिए इन्हीं नियमों पर टिके रहना ज़रूरी है। यही उसकी सोच है और यही उसका रास्ता भी है। यूरोप को अब अमेरिका और पहले जैसा भरोसा नहीं रहा और होगा भी नहीं। रस्सी एक बार टूट जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है, अगर दोबारा बांधो तो। बस वही हाल अमेरिका और बाकी दुनिया का है अभी। अमेरिका से यूरोप के रिश्ते खराब, भारत के रिश्ते खराब, इजराइल के रिश्ते खराब, लेकिन किसी को नहीं लगता कि हालात फिर पुराने जैसे हो पाएंगे। व्हाइट हाउस ने अब तक डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड को लेकर किसी समझौते का ब्यौरा नहीं दिया है और देगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप हमेशा सैनिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि हम कब्जा करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे।
अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत तब भी यूरोप के लिए अहम है। यूरोप खुद अभी रूस से अकेले लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कई देश उनसे सीधा टकराव नहीं चाहते। हालांकि ईयू के भीतर अब यह सोच बहुत मजबूत हो रही है कि उसे अमेरिका की मर्जी पर निर्भर रहने के बजाय खुद को आज़ाद और मजबूत बनाना होगा, खासकर रक्षा के मामले में। डिफेंस, क्योंकि डिफेंस ही फर्स्ट सेक्टर है और लास्ट भी। डिफेंस नहीं तो वो देश कुछ नहीं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि डिफेंस ही नहीं है, कोई डिफेंस नहीं। हर सेना होती तो युद्ध होता, सेना ही नहीं है लड़ने लायक। हालांकि ईयू के अंदर यह सोच मजबूत हो रही है कि उसे अमेरिका की मर्जी पर निर्भर रहने के बजाय खुद आज़ाद और मजबूत बनना होगा, खुद से, खासकर रक्षा के मामले में। क्योंकि कुछ देशों ने माना है कि ट्रंप को खुश करने की नीति अब काम नहीं करेगी। यूरोप के नेताओं को लगा कि अब दुनिया एक ज़्यादा कठोर और नियमों से बाहर की जगह बनती जा रही है, जहाँ ताकतवर की ही चलती है। अमेरिका यूरोप के बीच पुराना भरोसा टूट चुका है। ट्रंप ने 2019 में साफ कर दिया कि डेनमार्क के इलाके ग्रीनलैंड में रुचि रखते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में उन्होंने जिस तरह नाटो के एक सहयोगी देश को धमकाया, उससे यूरोप हैरान रह गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी कि यूरोप कमज़ोर नहीं हो सकता, न दुश्मनों के सामने न ही सहयोगियों के सामने। उन्होंने अपीसमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, जो यूरोप के इतिहास में बहुत दर्दनाक माना जाता है। बड़ी ताकतों के डर से यूरोप ने संप्रभुता का महत्व समझा है, और इसी बीच भारत से एफटीए साइन हुआ है। यूरोपीय यूनियन का एफटीए भारत सरकार के साथ। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के निदेशक मार्क लियोनार्ड ने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के दबाव में यूरोप फिर से संप्रभुता के महत्व को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की व्यवस्था बदल रही है और यूरोप अब अपने नियमों और सिद्धांतों को बचाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि पुरानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब बड़े देश व्यापार, टैरिफ, सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही देश कर रहा है, अमेरिका। ऐसे में छोटे और मंझले देश उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। यूरोप ने ट्रंप की इस मांग को ठुकरा दिया कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को सौंप दे। यूरोपीय देशों ने साफ कहा कि भले ही रूस कुछ इलाकों पर कब्जा बनाए रखे, लेकिन उससे कभी मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन ट्रंप को क्या है? ट्रंप को तो बस खनिज मिल रहा है। यूक्रेन से क्या चाहिए? चाहे पूरा यूक्रेन चले जाए रशिया में। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अमेरिका से ज़्यादा आर्थिक और सैन्य मदद दी है। ट्रंप की तरफ से फंड रोकने के बाद यूरोप ने ही यूक्रेन की मदद की जिम्मेदारी संभाली, और हाल ही में 90 अरब यूरो की नई सहायता मंजूरी दी गई। यूक्रेन की बात करें तो 20% पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई कभी यूक्रेन जीत नहीं सकता, और यूरोप इसको पूरी तरह से कभी भी खुलकर इस युद्ध में नहीं उतरेगा। क्रीमिया पर देखें तो 2014 से रूस का कब्जा है। बेल्जियम बोला गुलाम बनकर रहना मंजूर नहीं है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे एक वीडियो मिलता है फिर से। जय हिंद, जय भारत। तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।